रात के ठीक 9 बजे सेलम रेलवे स्टेशन से एक पैसेंजर ट्रेन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ती है और फिर तेजी से पटरियों पर भागने लगती है। आम यात्रियों की तरह ये रात हर रोज की तरह ही थी, लेकिन इस ट्रेन के दो सील बंद कोचों में कुछ ऐसा रखा था जिसकी कीमत पूरे शहर को हिला सकती थी। 226 लकड़ी के बंद बक्सों में 342 करोड़ रुपए कैश रखे हुए थे और इन सभी नोटों पर बैंक की सील लगी हुई थी और ठीक बराबर के कोच में हथियार से लैस पुलिस पहरा दे रही थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा था और ट्रेन उसी स्पीड से लगातार आगे बढ़ रही थी। लेकिन उसी दौरान 8 लोग के ग्रुप ने ऐसा काम किया जो आज भी पुलिस की फाइलों में दर्ज है। चलती ट्रेन और पुलिस की पहरेदारी के बावजूद वो ट्रेन के ऊपर चढ़े और छत काटकर 342 करोड़ रुपए में से 5.78 करोड़ रुपए चुरा ली। लेकिन कैसे लुटेरों ने पुलिस को भी चकमा दे दिया? क्यों इस केस को सॉल्व करने में 2 साल का लंबा वक्त लगा? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब तो हमारे संग वीडियो में एंड तक बने रहिए। वेलकम टू ग्रिपिंग टेल्स एंड ये है इंडियाज बिगेस्ट ट्रेन रॉबरी केस। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि भारत में रोज लाखों रुपए लोगों के हाथ से गुजरते हैं, लेकिन हर नोट की अपनी एक उम्र होती है। समय के साथ कुछ नोट फट जाते हैं तो कुछ चलन के लायक नहीं रहते। ऐसे नोटों को बैंकिंग की लैंग्वेज में सॉइल्ड एंड मल्टीलेटेड करेंसी कहा जाता है। ये नोट दोबारा बाजार में नहीं चलाए जा सकते हैं, इसलिए देश की सभी बैंक्स इन्हें जमा करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई को भेज देती है, जिसके बाद आरबीआई नोटों को अपनी करेंसी चेस्ट में जमा करता है। फिर या तो उन्हें नष्ट कर दिया जाता है या फिर नए नोटों के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हर महीने देश में फॉलो किया जाता है। लेकिन 8 अगस्त साल 2016 को यही रूटीन प्रोसेस भारत की सबसे रहस्यमय ट्रेन रॉबरी के रूप में दुनिया में सामने आया। उस दिन तमिलनाडु के अलग अलग बैंकों को, खासकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक से पुराने नोटों को बॉक्सेस में रखा गया, जिनमें 500 रुपए के पुराने नोट थे और साल 2005 के पहले के थे, जिस वजह से ये अब चलन के लायक नहीं बचे थे। ये टोटल 342 करोड़ रुपए थे, जिन्हें 226 लकड़ी के बॉक्सेस में पैक किया गया था। हर एक बॉक्स पर सील लगी हुई थी और उनमें पैसों को गिनने के बाद ही रखा गया था। साथ ही फाइल में हर एक बॉक्स के बारे में लिखा गया था कि किस में कितने रुपए हैं। इन सभी पैसों को आरबीआई तक पहुंचाने के लिए जो ट्रेन चुनी गई थी उसका नंबर था 11064 और नाम था चेन्नई सेलम एक्सप्रेस। ये एक नाइट पैसेंजर ट्रेन थी जो रोजाना सेलम से रात के वक्त चलती थी और सुबह चेन्नई एगमोर पहुंच जाती थी। 8 अगस्त की रात भी ट्रेन अपने सही वक्त पर रेलवे स्टेशन से रवाना हुई और कुछ लोग सोने की तैयारी करने लगे, जबकि कुछ लोग बैठकर बातें कर रहे थे तो कोई फोन चला रहा था और कोई खिड़की से बाहर के नजारे देख रहा था। लेकिन ट्रेन के खास हिस्से में एक पार्सल कोच ऐसा था जहां 342 करोड़ से भरे 226 बॉक्सेस रखे गए थे और किसी भी पैसेंजर को वहां जाने की परमिशन नहीं थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक था और अब ट्रेन को चलते हुए आधा घंटा बीत चुका था। यानी 9 बजे ये स्टेशन से रवाना हुई और अब 9:30 का वक्त हो गया था। ट्रेन फुल स्पीड में लगातार आगे बढ़ रही थी, जबकि कोच के पास ही 18 आरपीएफ के अफसर पहरा दे रहे थे। बाहर से देखने पर सब कुछ कंट्रोल में लग रहा था, लेकिन यही वो पल था जब कहानी पूरी तरह से पलटने वाली थी। ट्रेन जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे अंधेरा और गहरा होता जा रहा था और फिर आया चिन्ना सेलम रेलवे स्टेशन। जैसे ही ट्रेन इस रास्ते पर दौड़ी, अचानक ट्रेन के ऊपर से इलेक्ट्रिक ओवरहेड वायर गायब हो गए और ट्रेन पूरी तरह डीजल इंजन पर चलने लगी, जिस वजह से उसकी स्पीड स्लो हो गई और आवाज भारी। ट्रेन की छत पर करीब 5 से 8 लोग की परछाई दिखाई देने लगी, जिनके चेहरे ढके हुए थे, पर उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंट था कि उन्हें ना तो ट्रेन की तेज हवा रोक पा रही थी और ना ही उन्हें छत से नीचे गिरने का कोई भी डर था। वो धीरे धीरे उस कोच तक पहुंच जाते हैं जहां पर 342 करोड़ रुपए रखे हुए थे, जिसके बाद असली खेल शुरू होता है। एक शख्स ने बैग से गैस कटर निकाला और ट्रेन की छत को वो काटने लगा, लेकिन किसी को भी उसकी आवाज सुनाई नहीं थी क्योंकि ट्रेन की आवाज बेहद तेज थी। धीरे धीरे उस शख्स ने करीब 2 बाय 2 फीट का एक चौकोर लोहे का हिस्सा छत से हटा दिया और फिर 2 शख्स रस्सी के सहारे कोच के अंदर उतरे। इन लोगों को पता था कि चिन्ना सेलम और वृद्धाचलम रेलवे स्टेशन के बीच ट्रेन 45 मिनट से ज्यादा समय तक बिना रुके चलती है, इसलिए उन्होंने वृद्धाचलम के आने से पहले ही बॉक्सेस को लूटने का फैसला किया, क्योंकि फिर इलेक्ट्रिक सेक्शन शुरू हो जाता है। इसलिए अब 2 शख्स कोच के अंदर उतरे, जहां का नजारा बिल्कुल अलग था। अंधेरे के बीच रखे लकड़ी के बॉक्सेस देखकर
उनकी आंखों में चमक आ गई। साथ ही बॉक्सेस पर सरकारी सील और नंबर भी लिखे हुए थे। उन लुटेरों को अच्छे से मालूम था कि किस बॉक्स में कितना पैसा रखा गया है, इसलिए उन्होंने 20 नंबर के बॉक्स को खोला, जिसके अंदर 500 रुपए नोट के बंडल रखे हुए थे। उन्होंने बिना वक्त गवाए पैसों के बंडल कपड़े में लपेटने शुरू कर दिए और फिर बॉक्स की तरफ बढ़े जो 16 नंबर का था। इसके अंदर से भी लुटेरों ने पैसों के बंडल निकाले और फिर 2 और बॉक्सेस को खोला, लेकिन उन्हें लूटा नहीं। शायद कम समय की वजह से या फिर उनकी तय लिमिट पूरी हो चुकी थी। उन्होंने 342 करोड़ में से सिर्फ 5.78 करोड़ रुपए की ही चोरी की थी, जबकि बाकी पैसों को हाथ भी नहीं लगाया। और यही बात इस लूट को सबसे अलग बनाती है, क्योंकि अगर लुटेरे चाहते तो वो और भी पैसों को लूट सकते थे। यहाँ तक कि उन्होंने 2 और बॉक्सेस को खोला था, लेकिन फिर भी पैसे नहीं उठाए थे, जिससे ये साफ पता चलता है कि वो पहले ही ये तय करके आए थे कि उन्हें 5 करोड़ के आसपास की ही चोरी करनी है, ना कि उससे ज्यादा और ना ही उससे कम। अब पैसे तो लुटेरों ने चुरा लिए थे और इन्हें नीचे से ऊपर पहुंचाने का तरीका भी उन्होंने पहले से ही सोच के रखा था। वो पैसों को लुंगी में कसकर बांध देते हैं और ऊपर खड़े साथी रस्सी की मदद से उन्हें ऊपर खींच लेते हैं और पैसे के बंडल को ट्रेन के किनारे से उस जगह फेंकते हैं जहां उन्होंने अपने साथियों को पहले से ही खड़ा कर दिया था। ये सब वृद्धाचलम से थोड़ी दूर पहले ही किया गया था, ताकि ट्रेन की स्पीड कम हो और जो लोग नीचे खड़े हैं वो आराम से पैसों को उठा सकें। एक तरफ जहां लुटेरे अपने मकसद को अंजाम देने में पूरी तरह से सफल हो चुके थे, तो वहीं बाहर पहरा दे रहे अफसर्स को कुछ भी नहीं पता था। उन्हें ना तो किसी किस्म की कोई आवाज सुनाई दी और ना ही उन्हें कोई शक हुआ। उनके माइंड में तो दूर दूर तक ये ख्याल नहीं आया कि कोई ट्रेन की छत को काटकर चोरी भी कर सकता। इधर गैंग के लोग पैसों को ठिकाने लगाने के बाद एक एक करके ट्रेन से फरार होने लगते हैं। उन्होंने अपने प्लान को 12:15 पर शुरू किया था और 1:30 पर वो फरार भी हो चुके थे, लेकिन किसी को भी कोई खबर नहीं थी। ट्रेन पूरी रात उसी तरह से सफर करती रहती है और पैसेंजर्स बेखौफ होकर सोते रहते हैं। अब सुबह के करीब 3:55 पर ट्रेन चेन्नई एगमोर रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। इंजन के रुकते ही पैसेंजर्स ट्रेन से उतरना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते स्टेशन लोगों की भीड़ से भर जाता है। आरपीएफ अफसर भी ट्रेन से उतरते हैं और घड़ी में 10:55 बजते ही पैसों वाले कोच में पहुंच जाते हैं। हालांकि ट्रेन 4 बजे स्टेशन पर आ गई थी, लेकिन सोइल एंड करेंसी को उतारने का प्रोसेस हमेशा तय समय और तय प्रोटोकॉल से होता है, इसलिए आरपीएफ के जवान दिए गए वक्त पर कोच के पास पहुंच जाते हैं, जो बाहर से देखने पर बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। लेकिन जब पार्सल कोच का ताला खोला जाता है तब माहौल पल भर में बदल जाता है। सबसे पहली चीज जो अफसर्स देखते हैं वो थी ट्रेन की छत के कटे हुए हिस्से से आती हुई धूप, जो सीधे लकड़ी के बॉक्सेस पर पड़ रही थी। इसके बाद वो कोच के अंदर दाखिल होते हैं और देखते हैं कि बॉक्सेस के ढक्कन टूटे हुए हैं, जिनमें से पैसे जो हैं वो गायब हो चुके हैं। साथ ही फर्श पर भी नोट जो हैं वो बिखरे हुए हैं। ये देखकर ऑफिसर्स के होश उड़ जाते हैं और उन्हें इस बात को समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती है कि रात को क्या हुआ है। कुछ ही देर में पूरे रेलवे स्टेशन पर हंगामा मच जाता है और ऑफिसर्स तुरंत अपने सीनियर ऑफिसर्स को फोन करते हैं। साथ ही रेलवे पुलिस और लोकल प्रशासन को भी यहाँ पर आने के लिए कहा जाता है। इसके अलावा ट्रेन के आगे के सफर पर भी अब रोक लगा दी जाती है और जितने भी कर्मचारी रात से लेकर अब तक ट्रेन में मौजूद थे उन्हें भी यहीं पर रुकने को कहा जाता है। अब ऑफिसर्स सबसे पहले ये पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर कितने पैसों की चोरी हुई है। तब उन्हें पता चलता है कि 4 बॉक्सेस के साथ छेड़छाड़ की गई थी, जिनमें से 2 पूरी तरह से खाली थे और 2 सिर्फ खोले गए थे। टोटल 5.78 करोड़ रुपए गायब थे, जो सॉइल्ड 500 रुपए के नोट थे और आरबीआई इन्हें नए नोटों से रिप्लेस करने वाला था। ये मामला नेशनल लेवल पर हाईलाइट हो चुका था बॉस, कि ऑफिसर्स के रहने के बाद भी लुटेरों ने इतनी सफाई से करोड़ों रुपए चुरा लिए और उन्हें खबर तक नहीं लगी, जिस वजह से सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। अब ऑफिसर्स भी इस मामले को सुलझाने में जुट चुके थे। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया, जिसने आते ही बॉक्सेस, ट्रेन की छत और फर्श हर जगह से सैंपल लिए और जांच में 4 अलग अलग फिंगरप्रिंट्स निकलकर सामने आए और एक जगह से आप जानते हैं ब्लड का छोटा सा सैंपल भी मिला। शायद किसी को हो सकता है कि उस दौरान चोट लग गई थी। इस सैंपल की हेल्प से ऑफिसर्स ने अब लुटेरों तक पहुंचने का ठान लिया था। लेकिन जब चारों फिंगरप्रिंट्स और ब्लड सैंपल का डेटा नेशनल क्रिमिनल डेटाबेस से मैच कराया गया तो सिर्फ निराशा हाथ लगी,
क्योंकि कोई भी सैंपल मैच नहीं हुआ, क्योंकि जिन लोगों ने चोरी की थी उनका कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड था ही नहीं। मानो ये सब उन्होंने पहली बार किया हो। वही सीसीटीवी फुटेज में भी पुलिस को कुछ खास मिलता ही नहीं है, पर लुटेरों को तो पकड़ना ही था। इसलिए आरपीएफ और तमिलनाडु पुलिस मिलकर 7 अलग अलग टीमें बनाती हैं और हर टीम को अलग अलग काम सौंपा जाता है। किसी को फॉरेंसिक तो किसी को सभी सीसीटीवी खंगालने का काम दिया जाता है। साथ ही क्रिमिनल हिस्ट्री का डेटा भी चेक करने को कहा जाता है। पहले 1 साल तक जांच 3 थ्योरीज के इर्द गिर्द घूमती रहती है, जिनमें पहली थ्योरी में सिक्योरिटी स्टाफ से घंटों तक पूछताछ की जाती है। सुपरवाइजर से लेकर नॉर्मल स्टाफ तक ये सवाल जवाब किए जाते हैं, लेकिन किसी के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता। वहीं दूसरी थ्योरी में तमिलनाडु के लोकल गैंग्स के बारे में जांच पड़ताल की जाती है, लेकिन पूछताछ में किसी को भी देखकर टीम को ऐसा नहीं लगता है कि चलती ट्रेन की छत काटकर चोरी कर सकते हैं, इसलिए उन्हें भी छोड़ दिया जाता है। इसके बाद तीसरी थ्योरी थी प्रोफेशनल हाइस्ट क्रू पर। इससे जुड़े सबूत भी टीम को नहीं मिलते, जिस वजह से साल 2016 में ही इस केस को सीबीसीआईडी की स्पेशल टीम को सौंप दिया जाता है, जो फिर नए सिरे से अपनी जांच पड़ताल करना शुरू करती है और करीब 2000 लोगों से पूछताछ करती है जो उस रात ट्रेन में मौजूद थे। साथ ही रेलवे कर्मियों से लेकर पार्सल कंपनियों के कर्मचारियों तक का कच्चा चिट्ठा खोलती है, मगर बॉस कोई भी फायदा नहीं होता है। इसी तरह करीब 2 साल का वक्त बीत जाता है, लेकिन सीआईडी को भी लुटेरों के बारे में कुछ पता नहीं चलता। जिसके बाद सितंबर 2018 में नाकामी, थकान और अधूरी फाइलों को देखने के बाद और मामले को सुलझाने के लिए आईटी एक्सपर्ट्स की मदद ली गई। तब टीम के हाथ पहला सुराग लगा। दरअसल स्पेशल सेल ने सेलम से चेन्नई के बीच ट्रेन चलते वक्त जितने भी मोबाइल नंबर एक्टिव थे ना, उन्हें बहुत अच्छे से खंगाला, तो उनमें से 4-5 नंबर उन्हें कुछ संदिग्ध मिलते हैं। उन संदिग्ध मोबाइल नंबरों में कुछ सिमिलैरिटीज पाए गए। जब इन सभी नंबरों की जांच की गई तो पता चला ये सभी नंबर मध्य प्रदेश की एक ही जगह के हैं। मगर सवाल यह था कि कैसे तय हो कि इन्हीं लोगों ने ट्रेन में डाका डाला है। लिहाजा अब मामले को सुलझाने के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की मदद भी ली गई और इस इलाके की सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए चोरों की तलाश शुरू की गई। तब पता चला कि सेलम से वृद्धाचलम के बीच इस ट्रेन रॉबरी को 7 से 8 लोगों ने मिलकर अंजाम दिया था। पुलिस के लिए दोनों ही लीड मामले को सुलझाने में बहुत ही हेल्पफुल साबित होने लगी। मोबाइल नंबरों के साथ साथ सैटेलाइट तस्वीरों से यह साफ हो गया कि ट्रेन में डकैती करने वाले डकैत मध्य प्रदेश और बिहार के रहने वाले थे। जिसके बाद पुलिस जांच का दायरा बढ़ाती है और इन लोगों की तलाश में जुट जाती है और तब मोहर सिंह पारधी के बारे में पता चलता है, जो चंबल वैली का एक फेमस डकैत था। इसके नाम पर 600 से ज्यादा केस दर्ज थे। साथ ही उसकी लोकेशन 8 अगस्त की रात को उसी ट्रेन की थी जिसमें चोरी हुई है। इसके बाद धीरे धीरे करके उसके गिरोह में शामिल 7 लोगों के नाम भी सामने आ जाते हैं, जिनमें से 2 लुटेरों को पुलिस 13 अक्टूबर 2018 को चेन्नई से गिरफ्तार कर लेती है। और जब उनसे पूछताछ करती है तो वो बताते हैं कि इस चोरी में टोटल 5 से 6 लोग ट्रेन की छत पर थे और 2 लोग नीचे कोच में उतरे थे। उन्होंने चोरी करने से पहले पूरे रास्ते की रेकी की थी, खास तौर से चिन्नासेलम से वृद्धाचलम वाला हिस्सा, जहां ट्रेन में बिजली की लाइन नहीं होती, इसलिए उन्होंने इस इलाके को चुना था। साथ ही उन्हें इस बात की इंफॉर्मेशन भी थी कि किस बॉक्स में कितना पैसा रखा हुआ है। यह सुनकर पुलिस को लगता है कि शायद इसमें किसी अफसर या फिर सरकारी कर्मचारी का हाथ है, लेकिन जांच में ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता है। वहीं लुटेरों ने टाइम के हिसाब से चोरी को अंजाम दिया था। उन्हें चिन्नासेलम से वृद्धाचलम तक जितना वक्त मिला उतने पैसे चोरी कर लिए। अगर ज्यादा वक्त होता तो वो और भी पैसे उठाते। उन्होंने ये भी बताया कि वो लूटे हुए माल को एक वैन के जरिए अपने पैतृक गांव ले गए थे। इसके बाद 30 अक्टूबर 2018 को गिरोह के और भी मेंबर्स को पुलिस ने पकड़ लिया। वहीं मोहर सिंह को भी अरेस्ट कर लिया गया, जिस पर पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। इन सभी को तमिलनाडु और मध्य प्रदेश की अलग अलग अदालतों में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेजा गया, लेकिन सबूतों की कमी के कारण 2021 में मुख्य आरोपी मोहर सिंह पारधी को बरी कर दिया गया। वेल, आपका इस केस के बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।